अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ और मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपनी पसंद की स्टोरी भी मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ज़रूर हो। तो शुरू करते हैं नई कहानी। ये कहानी भी रिक्वेस्टेड है, ड्रीम गर्ल ने रिक्वेस्ट की है। इस कहानी का नाम है मुश्किकुन और इसकी राइटर है रानिया सिद्दीकी। तो शुरू करते हैं मुश्किकुन पार्ट 1। इस्तंबुल 1531 सल्तनत उस्मानिया। जल्दी हाथ चलाओ। जैसे ही वो लंगर अंदाज हुए, इस्तंबुल की बंदरगाह से उठने वाली आवाज़ें उसकी समाज से टकराई। कई मजदूर उसका बहरी जहाज देखते उसकी जानिब लपके, चंद सिक्कों के एवज उनकी खिदमात हासिल करते। बहरूज ने उन्हें सामान उतारने का हुक्म दिया। उसके अमले और गुलाम साथ मिलकर तेज़ी से सामान उतारने लगे। मरहबा मरहबा बहरूज पे, काफ़ी अरसे बाद देखना हुआ। मरहबा पेरी पाशा, कैसे हैं आप। वो दोनों गुफ्तगू करते हुए पैदल चलने लगे। इस्तंबुल का बाजार इस वक्त मामूल के मुताबिक भरा हुआ था। हर कोई अपनी रोज़ी के लिए मेहनत करता दिखाई देता, तो कहीं कुछ लोग कहवे से लुत्फानंदोज़ होते दिखाई देते। परवरदिगार का शुक्र है। तुम सुनाओ, कैसा रहा सफ़र। ताजिर होने की वजह से कई माह तक सफ़र में रहना उसकी मजबूरी थी। जी, हमेशा की तरह सब हिफाजत से है और मुनाफा भी अच्छा रहा। मैंने सुना है कि सुल्तान सलीम बाबर की मदद कर रहे हैं। उसके सवाल पे पेरी पाशा सरअज़बात में हिलाने लगे। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने बहरूज। बाबर के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और वो उनकी मदद भी करने का इरादा रखते हैं। सुल्तान सलीम एक काबिल हुक्मरान है और जाबिर भी। आखिरी बात उन्होंने रोज़दाराना अंदाज में कही तो बहरूज हल्का सा मुस्कुरा दिया। पेरी पाशा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब घर रवाना होना चाहूँगा। मुद्दत हो गई अपने वालिद की दस्तबोसी का शर्फ हासिल किए। हाँ हाँ बिल्कुल, और अपने वालिद को मेरा सलाम कहना। मैं मौका मिलते ही उनसे मिलने आऊँगा। काफ़ी अरसा हुआ है उनसे मिले हुए। वो बहरूज का कंधा थपथपाते हुए कहने लगी, जैसा आप कहें। वो मुस्कुराते हुए अपने घर की सिमत पलट गया और पेरी पाशा अपना काफ्तान संभालते मुखालिफ सिमत में चल दिए। वो जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचा तो दरवाज़ा खटखटाने लगा। मरहबा नसिल सिन, मरहबा, तुम कैसे हो। दरवाज़ा खोलने वाले शख्स ने उसे देखते ही खुशगवार हैरत से कहा था, ई बाबा, मैं ठीक हूँ बाबा। बहरूज ने उनका चेहरा देखते ही आगे बढ़कर कहा और उनकी दस्तबोसी करने लगा। अरतमस अपने बेटे का कंधा थपथपाने लगी। अंदर आओ पसर, तुम्हारी वालदा तुम्हें देखकर बेहद खुश होंगी। वो उनके ताक़ुब में चलता घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर अपनी वालदा के कमरे की जानिब बढ़ गया। आतिका, देखो कौन आया है। बहरूज को देखते ही उनका मायूस चेहरा खिल गया और वो उसकी जानिब बढ़ी। बहरूज बहरूज, मेरे पसर। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामती पेशानी का बोसा लेने लगी। वालिदा सेनी उजले दिम, वालिदा, मैंने आपको बहुत याद किया। बिंद सेनी उजले दिम, बहरूज बिंद सेनी उजले दिम, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बहरूज, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। वो जज्बात से चोर लहजे में कहती उससे अपने करीब बिठाने लगी। ओजलेडन, जाओ मेरे पसर के लिए ख़ास एहतमाम करो, अपनी खादमा को पुकारती कहने लगी। फातिमा कहाँ है। बहरूज अपनी बहन के मुतालिक पूछने लगा तो वो उसे कमरे में दाखिल होती नजर आई। बरादर, आप आ गए। वो उसके सामने आती कहने लगी। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। हाँ, और तुम्हारे लिए बहुत से तोहफ़े भी लाया हूँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगा तो फातिमा के चेहरे पर मज़ीद खुशी फैल गई। अब तुम बस करो, इसे मज़ीद मत बिगाड़ा करो। वैसे भी अब तो शादी की उम्र है इसकी, आतिका रिवायती माओ की तरह कहने लगी। तो फातिमा शादी का नाम सुनकर शर्मा गई और वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। आका, नादिर खातून उसके लिए मशरूब ले आई तो वो उसे पीने लगा। अब तुम कुछ देर यहीं रुको। फातिमा के लिए प्याले आगे का रिश्ता मुझे तो बहुत पसंद आया है। निकाह के बाद ही जाना।
वालिदा, मैं ज़रूर रुकता, लेकिन मुझे अगले सफ़र की तैयारी करनी है। इसके बाद मैं कुछ अरसा यहीं रुकूंगा। अभी तो आए हो और जाने की बातें करने लगे। बहरूज के वालिद ने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जान, मौसम बदलेगा तो समंदरी हालात भी बदलने लगेंगे और फिर सफ़र में दुश्वारियाँ बढ़ने लगेगी। समंदरी लुटेरे भी ऐसे हालात का खूब फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं जल्द से जल्द इस सफ़र के लिए निकलना चाहता हूँ। और फिर वैसे भी 3 माह की ही तो बात है। इतने अरसे का इंतज़ार तो किया जा सकता है ना। बहरूज ने तफसील से सारा मामला समझाया तो वो दोनों खामोश हो गए। इसी दिलजमी के बास 32 साल की उम्र में उसने खासा नाम और माल कमाया था। ठीक है, तो फिर मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। लंगर डालो। जैसे ही जहाज़ बंदरगाह के करीब आया, पाकिस्तान ने लंगरअंदोज होने का हुक्म दिया। कई हफ्तों के सफ़र और दुश्वारियों के बाद आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए थे। यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने कई जगह अशियाए खुर्दनोश के लिए पड़ाव डाला था। जहाज़ लंगर अंदाज हुआ तो वह अपने ख़ास गुलाम को हिदायत देता, काफ्तान संभालता जहाज़ से उतरने लगा। मरियमार, हर चीज़ की हिफाजत करना और अगर कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ौरन खबर पहुंचाना। बहरूज से ताकीद करने लगा जब उसके सामने नज़र आते क्रिस्टोफ पर नज़र पड़ी। मेरे आका। मरियमार उससे इजाज़त लेता रवाना हो गया। वो कई साल से उसकी खिदमत पे मामूर था। बहरूज आका, कैसे हैं आप? सफ़र कैसा रहा आपका? तुम्हें देखकर खुशी हुई क्रिस्टोफ। और सफ़र में आजमाइशें तो आती ही रहती है। सुनहरी बालों वाले क्रिस्टोफ को देखता कहने लगा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई आगा, और आपने अरल की दावत को कबूलियत का शर्फ बख्शा, इसलिए वो बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने मुझे मदऊ किया, इसके लिए मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ क्रिस्टोफ। बहरूज मुस्कुराते हुए कहने लगा, आइए इस तरफ आइए। वो बहरूज को रास्ता दिखाने लगा। जैसे ही हमें खबर मिली कि आपका बहरी जहाज़ लंगरअंदाज होने वाला है, मैं फ़ौरन यहाँ के लिए रवाना हो गया। अरल अपने महल में आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी उनसे मिलकर बेहद खुशी होगी। क्रिस्टोफ ताज़िमन उसके सामने सर झुकाता सवारी की जानिब बढ़ गया। आपका सामान भी महल में पहुँचा दिया जाएगा। महल के रास्ता तक वो वहाँ के हालात ज़ार देखता रहा। हर जानिब बदबू और गंदगी के ढेर थे, लोग बदहाल। उन्हें एक नज़र देखकर बहरूज को इनकी शिकस्ता हालत का अंदाज़ा हो गया था। एक औरत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और एक तरफ फजला फेंकने लगी। गंदे कपड़ों में मलबूस उन लोगों को देख वो उनकी तर्ज ज़िंदगी पे तरस खाने लगा। वो लोग थियोडोर की रिहाइश के करीब पहुँचे तो मंजर बदल गया। महल के हदूद में दाखिल हुए तो वो रिवायती अंदाज से सजाया गया था। मुख्तलिफ अंदाज में खड़े बुत और फव्वारे लगाए गए थे। वो महल वहाँ की सकाफत की रोनुमाई करता था। बहरूज आका। क्रिस्टोफ ने उसकी सवारी का दरवाज़ा खोला तो बहरूज ने उस जगह पे एक के बाद दूसरा कदम रखा। वो क्रिस्टोफ की तकलीफ में बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जहाँ एक मुलाजिम जो 16 से 17 साल की उम्र का मालूम होता था, उसे देखते ही बहरूज की जानिब बढ़ा। आगा क्रिस्टोफ, लॉर्ड थियोडोर आपका खाने की मेज़ में इंतज़ार कर रहे हैं। सुनहरी बालों और नीली आंखों का हामिल वो शख्स निहायत अदब से कहने लगा, मैं हैरी, ख़ास तौर पे आपकी खिदमत के लिए मामूर किया गया हूँ। हैरी, मुझे अरल के पास ले जाओ। ज़रूर, नुपुर मुसर्रत सा कहता बहरूज के आगे चलने लगा। दीवारों पे मुख्तलिफ़ किस्म की मसव्वरी की गई थी। हर चीज़ अपने मुसव्वर की महारत का मुँह बोलता सबूत थी। साफ जाहिर था कि अरल को अपने लोगों से कोई मोहब्बत न थी। उनकी ज़िंदगी और अरल की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खुश आमदीद बहरूज आगा। मुतवस्त कद और बड़ी तोंद का मालिक वो शख्स उसे देखते ही आगे बढ़ा। बहरूज की अरल के साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन उसका लिबास इस बात की गवाही देता था कि वही थियोडोर है। थियोडोर, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान सजाए कहने लगा, आपने मेरी दावत कबूल करके जो इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आपका ममनून हूँ। वो उसका कंधा थपथपाते कहने लगा और मेज़ की जानिब ले गया। आप इस सब्र से यकीनन थक चुके होंगे, इसलिए अभी मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। खाना खाते ही लूसी आपको आपकी ख्वाबगाह तक ले जाएगी। वो एक खातून की जानिब इशारा करता कहने लगा जो अब प्याले में मशरूब उंडेल रही थी। बहरूज ने उसकी जानिब देखा तो सुर्ख सफ़ेद रंगत की हामिल वो लड़की मुस्कुरा दी। अगले ही लम्हे 2 और ख्वातीन खाने की तश्तरियाँ सजाए उस जानिब बढ़ी। बहरूज की नज़र अचानक एक खातून पर ठहरी थी।
सुर्ख और सफ़ेद लोगों में कतरे गहरे रंगत की हामिल वो लड़की सबसे जुदा थी। कमर तक लंबे घने बाल उसने काफ़ी नफासत से बांध रखे थे। वो उसकी नज़रों से बेखबर अपने काम में मसरूफ़ थी। नज़रें झुकाए उसकी लंबी घनी पलकें किसी पर्दे की तरह दरमियान में हायल थी। कोई उसकी दिलचस्पी जान पाता, इससे पहले ही बहरोज़ ने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। उनसे कुछ फासले पर वो तीनों अब हाथ बांधे नज़रें झुकाए खड़ी थी। आप बेतकल्लुफ़ होकर नौश फरमाएं, हर चीज़ आपकी पसंद को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। बहरोज़ बेध्यानी में अरल को सुनता रहा, जबकि उसका मुकम्मल ध्यान कुछ फासले पे खड़ी उम्मा पे टिका था। अरल ने मशरूब का प्याला बढ़ाया तो उम्मा उसे दोबारा भरने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ी। बहरोज़ की नज़रें एक बार फिर उसके चेहरे का तवाफ़ करने लगी। तब से पहली बार उसने पलकें उठाई तो उनकी नज़रें आपस में टकराई। बहरोज़ की आंखों में मौजूद तपिश देखकर वो सांस खींचकर रह गई और अपनी पलकों की झालर को फिर से गिरा लिया, जबकि बहरोज़ मुस्कुराता हुआ निवाला निगलने लगा। लॉर्ड थियोडोर, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अब आराम करना चाहूँगा। श्योर बहरोज़ आगा। मैरी लीज़ा, बहरोज़ आगा को उनकी ख्वाबगाह तक ले जाओ और ख़याल रखना कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। बहरोज़ उससे इजाज़त लेता खड़ा हो गया, जबकि वो अपनी मोटी उंगलियों से अंगूर के दाने मुंह में डालता सर हिलाने लगा। वही गहरी रंगत की हामिल लड़की और एक और लड़की के साथ उसकी जानिब बढ़ी। वही उनकी तकलीद में आगे बढ़ने लगा। आगा, ये आपकी ख्वाबगाह है। वो दरवाजे से दाखिल होता उस जगह का जायज़ा लेने लगा। एक दीवार के साथ जहाज़ी जसामत का बिस्तर लगा था। उसके पैरों की जानिब बहरोज़ का संदूक मौजूद था, जबकि एक जानिब नश्तगाह थी और मुखालिफ सिमत एक बड़े प्याले में पानी मौजूद था। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम मैरी है। वो उसके सामने खड़ी हल्का सा झुकती कहने लगी। बहरोज़ उसका मतलब अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे इस पीली रंगत वाली लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अब आराम करना चाहूँगा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जैसा आप चाहे आगा। उम्मा भी मैरी की तकलीद में वहाँ से जाने लगी जब बहरोज़ उसके रास्ते में हामिल हुआ। वो उसे एकदम अपने करीब खड़ा पाकर बौखलाई और उसके कदम पीछे हटने लगे। लेकिन बहरोज़ ने कदम उसकी जानिब बढ़ाकर वो फासला फिर से कम कर दिया। आगा। वो कभी अपनी घनी पलकें उठाती तो कभी उन्हें फिर से गिराकर अपने और बहरोज़ के दरमियान हायल कर लेती। जब बहरोज़ उसे गहरी नज़रों से देखने लगा तो वो उसके कदम बोसी के लिए बैठने लगी। बहरोज़ ने उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर ऐसा करने से रोका तो वो उसकी जानिब देखने लगी। उम्मा के होठ कँपाने लगे तो बहरोज़ मुतबस्सम सा उसे देखने लगा। उसे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करता वो उस पर झुका था। गहरी जज्बात से चूर आंखें उससे टकराई तो बेइख्तियार नज़रें झुका गई। तुम्हारा नाम क्या है खातून? वो उसके चेहरे को नरमी से थामे हुए पूछने लगा। लीज़ा नाम है मेरा, वो सरगोशी करते हुए कहने लगी तो बहरोज़ अंगूठे से उसका निचला होठ सहलाने लगा। उम्मा को अपनी सांसें बिखरती हुई महसूस हुई और जिसमें बुरी तरह लरजने लगा। उम्मा, उसने सरगोशी की जैसे बहरोज़ मुश्किल से सुन पाया। लीज़ा उम्मा, कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? और वो उसकी सुराहीदार गर्दन को नरमी से छूकर पूछने लगा। मिस्र से, वो फिर से इसी तरह सरगोशी करते हुए कहने लगी। बहरोज़ को एहसास हुआ कि अगर वो कुछ देर मज़ीद उसके करीब खड़ा रहा तो कोई बैद ना थी कि वो अपने हवास खो बैठे। इससे चंद कदम दूर होकर वो उसे वहाँ से जाने का रास्ता देने लगा। तुम जा सकती हो उम्मा। उसके नाम पे जोर दिया तो वो तेज़ी से ख्वाबगाह की दहलीज पार कर गई। अगले रोज़ आदतन फज्र के वक्त उसकी आँख खुली तो वो बर्तन में मौजूद पानी से वज़ू करने लगा, नमाज अदा करके तिलावत कुरान करने लगा। हत्ता के परिंदे भी अपने हिस्से की इबादत खुदाबंदी के बाद अब रिज़्क़ की तलाश में परवाज़ भरने लगे। अंगेठी पे मौजूद घंटी को बजा कर उसने हेज़ी का वहाँ तलब किया। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के जवाब में बहरोज़ ने अंदर आने की इजाज़त दी। हेज़ी, मुझे हमाम ले चलो। वो अपना काफ्तान उड़ता हुआ उससे गोया हुआ, लेकिन हेज़ी के चेहरे के तासुरात देखकर अपने जुमले को दोबारा दोहराया। मुझे हमाम ले चलो, गुस्ल करना चाहता हूँ। आगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं अभी आता हूँ। वो बहरोज़ को वहीं छोड़कर तेज़ी से बाहर निकला और कुछ ही लम्हे बाद उम्मा के साथ वहाँ दाखिल हुआ। बहरोज़ भी,
आपको जिस चीज़ की भी तलब है मुझे आगाह कीजिए। मुनज़्ज़र झुका इंतहाई अदब से मुखातिब हुई। उम्मा मुझे हमाम का रास्ता बताओ। हमाम? वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। किस कदर मासूमियत थी उनकी नज़रों में। क्या कोई मसला है? अब की बार बहरूज तशवीश का शिकार हुआ था। आगा, यहाँ हमाम नहीं होते। अगरचे आपको गुस्ल की हाजत है तो इसका इंतज़ाम यहीं कर दिया जाएगा। बहरूज एब्रोज खाकर उसे देखने लगा। यहाँ पे? वो दोनों हाथ फैलाकर आराम गाह को देखता कहने लगा। उसके तासुरात देखकर उम्मा बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाई। जी आगा, अगर आप हुक्म दें तो अभी इंतज़ाम कर दिया जाएगा। वो अपनी नाक को दबाता अज़बात में सर हिलाने लगा तो उम्मा हिज़ी को अपने साथ आने का इशारा करती वहाँ से चल दी। एक और बार वो वहाँ पे अकेला था। महज कुछ वक्त बाद दो मुलाजिम लोहे का एक बड़ा सा बर्तन उठाए वहाँ दाखिल हुए। उसे कमरे के वसत में रख कर वो दोनों जो ही पलटे महल की कनीज़ें और मुलाजिम उसे गर्म और ठंडे पानी के इम्तजाज से भरने लगे। जब पानी इस काबिल हो गया कि उससे गुस्ल किया जा सके तब हेज़ी और उम्मा के अलावा उस जगह को खाली कर दिया गया। क्या मैं इस बर्तन में गुस्ल करूँगा? वो परेशानी और अचंभे से पूछने लगा तो इस बार उम्मा कोशिश के बावजूद अपनी मुस्कुराहट ना छुपा पाई। जी आगा, आपको इसी में गुस्ल करना होगा। वो इस सब से खासी महफूज होती दिखाई दे रही थी जिसे बहरूज ने फ़ौरन महसूस किया। हेज़ी उसकी जानिब बढ़ा और काफ्तान के बाद उसकी कमीज़ उतारने में उसकी मदद करने लगा। वो जब भी यहाँ लंगर अंदाज हुआ था हमेशा उस्मानिया तर्ज पे बनी खानखा में रिहाइश करता था। उसका चौड़ा और मजबूत सीना देख उम्मा ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका दी। पानी से उठती भाप जैसे जैसे वहाँ फैलती उसे हवा भारी होती महसूस होती और सांस लेना उतना ही दुश्वार होता जाता। वो हेज़ी को वहाँ से जाने के लिए इशारा करता। उम्मा की जानिब बढ़ा तो उसके कदम खुद ब खुद उससे दूर हटने लगे। जब उसके एक बढ़ते कदम बहरूज के बिस्तर ने रोक दिए तो उम्मा ने अपनी आंखें ज़ोर से भींच ली। वो उसकी सांसों की हिद्दत अपने रुखसार पे महसूस कर सकती थी। बहरूज ने उसके कांपते हाथों में मौजूद सामान अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उसके कान में सरगोशी करने लगा। जाओ, कबल इसके कि मैं अपना इरादा बदल लूँ। वो उसके दूर होते ही एक झटके से मुखालिफ सिमत में भागी। दरवाज़ा बंद हो जाने के कई लम्हात बाद तक भी वो वहीं खड़ा उसी के उठती और गिरती पलकों के जाल में खोया रहा। आगा, मैं सोच ही रहा था कि आपसे कब मुलाकात होगी। वो हेज़ी के साथ बाग में आया तो थियोडोर उसे देखकर मुखातिब हुआ। इंतज़ार करवाने के लिए माज़रत, वो आम से लहजे में कहता अपने एतराफ़ का जायज़ा लेने लगा। बाग के वसत में एक बरहना बुत तराशा गया था। उसी तर्ज से मुख्तलिफ बुत महल के इर्द गिर्द भी नस्ब थे। एक जानिब से आती दो ख्वातीन ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो यकीनन अरल के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनका लिबास इस बात की गवाही देता था कि वो कोई मामूली ख़ानदान से नहीं थी। बहरूज की नज़र जैसे ही उम्मा की जानिब गई वो अपने एतराफ़ में मौजूद हर चीज़ को कदरे भूल गया। इन दोनों की तकलीद में आती वो उसे हूर ही तो लगी थी। थियोडोर ने उससे जब तीसरी बार अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा तो वो अपने हवास में लौटा। बहरूज आगा, इनसे मिलिए। लेडी ऑफ द हाउस, मेरी बीवी एल्वीन, और ये मेरी बेटी सेलीन। लेडी एवलीन हेलन, आपसे मिलना मेरे लिए बाअस मुसर्रत है। बहरूज आगा, असल में तो हमारे लिए आपकी मेहमान नवाजी काबिल इज़्ज़त है। लेडी एवलीन उसे सताइशी नज़रों से देखते हुए कहने लगी। बहरूज बे, आपके बारे में बहुत सुना था लेकिन आज मिलकर एहसास हो रहा है कि वो सब आपको बयान करने के लिए बहुत कम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब अच्छा होगा। बहरूज अपनी एब्रोज काकर कहने लगा तो दोनों मुस्कुरा दी। आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा, उसका यकीन मैं आपको दिलाती हूँ। लेडी हेलन उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए कहने लगी। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पे भूरे रंग के निशानात फैले हुए थे। पीले बालों को रिवायती अंदाज से सर के ऊपर बांधा गया था। वो उसके तोहफे में लाया हुआ लिबास पहने हुए थी। लेडी हेलन, मैंने भी जितना सुना था आपको उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत पाया है। बहरूज के कहने पे जहाँ उसका सफ़ेद रंग सुर्ख मायल होने लगा वहीं बहरूज की निगाहें उसके पीछे खड़ी उम्मा पे टिकी थी। बहरूज बे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब अपने कमरे में जाना चाहूँगी। लेडी हेलन आपका साथ देंगी। एवलीन अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चली गई जबकि हेलन मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी।
आपको हमारा महल कैसा लगा? वो दोनों चहलकदमी करने लगे, जबकि उम्मा कुछ फासले पे उनकी बातें सुनने की कोशिश करती उनकी तकलीद में चलने लगी। खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती इस्तांबुल से बहुत अलग है। वो खफीफ सा बोलने लगा तो हेलन मजीद मुस्कुरा दी। जानते हैं, मुझे हमेशा से इस्तांबुल देखने की चाहत रही है। वहाँ का जिक्र इतना सुना है और फिर किताबों में भी पढ़ा है। वो कोई जादुई जगह लगती है जहाँ हर सहूलत मैसर हो। अगर आप कभी भी इस्तांबुल आए तो मेरे लिए बासे खुशी होगा आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल करना। ओह बहरोज़ बे, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। वो अपने लिबास पे नरमी से हाथ फेरते हुए कहने लगी। आपके लाए हुए तोहफे बहुत खूबसूरत है, इनके लिए शुक्रिया। बहरोज़ रुक कर उसकी जानिब पलटा और इससे कुछ फासले में मौजूद उम्मा को ढूंढने लगा, जो अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे कुछ याद आया जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर मुलाकात होगी। वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल दिया, जबकि हेलेन की पेशानी पे मौजूद सिलवटें इस बात की गवाही थी कि उसे ये ज़रूरी काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बहरोज़ बाग में उम्मा को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई ना दी। आखिरकार वापस महल जाने का फैसला किया, जब उसकी नज़र एक जानिब खड़ी उस खूबसूरत लड़की पे जा ठहरी। वो मुस्कुराता हुआ उम्मा की जानिब बढ़ने लगा। जब बहरोज़ को करीब आते देख उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। लेडी हेलन खूबसूरत है, लेकिन उनका दिल काला है, तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे ही वो उसके करीब गया, उम्मा की बात पे ऐब्रोज का गया। उसके तासुरात देखकर उम्मा फिर गोया हुई। वो आपसे इतना अच्छा सलूक इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। तीसरी बार भी उनको किसी ने पसंद नहीं किया और अब मुश्किल है कि उनकी शादी किसी से भी हो जाए। बहरोज़ उसके अंदाज और हसद पे बेखुदी से मुस्कुरा दिया। उम्मा ने उसे मुस्कुराता देखा तो पेशानी पे सिलवटें नमूदार होने लगी। वो वहाँ से जाने के लिए पलटी, जब बहरोज़ ने उसकी बाजू को थामा और एक जानिब चलने लगा। बहरोज़ बे, ये आप क्या कर रहे हैं? वो उसे दरख्तों की ओट में ले आया जहाँ उन्हें देखना इतना आसान नहीं था। क्या तुम लेडी हेलन से हसद कर रही हो? वो मुतबस्सम सा पूछने लगा तो अम्मा अपना निचला होठ चबाने लगी। बहरोज़ का दिल किया वो अपने अंगूठे की मदद से उसे ऐसा करने से रोक दे, लेकिन फिर अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। मैं उनसे हसद महसूस क्यों करूंगी? वो अब पकड़े जाने पे फिर से बौखला उठी थी और वहाँ से फरार होने की कोशिश करने लगी थी। बहरोज़ ने उसके सामने आकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। सोचो, अगर थियोडोर को मालूम हुआ कि तुम हमारी बातें सुन रही थी तो वो तुम्हें क्या सज़ा देगा? वो उसे डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पे छाने वाले तासुरात देखकर अफसोस हो गया। उम्मा, क्या हुआ? वो एकदम उसकी जानिब बढ़ा और उसके रुखसार पे अपना हाथ रख दिया। नहीं, आप उन्हें मत बताना, मैं गुजारिश करती हूँ। उम्मा, कोई कुछ नहीं बताएगा। वो कांपने लगी तो बहरोज़ को थियोडोर पे और ख़ुद पे बेतहाशा गुस्सा आने लगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा उम्मा। वो डबडबाई हुई नज़रों से उसे देखने लगी, फिर जैसे ही उसकी कुर्बत का एहसास हुआ उससे दूर होने लगी। उसकी पुश्त पे मौजूद दरख्त ने उम्मा को ऐसा करने से रोका तो अपनी पीठ तने से टिका कर खड़ी हो गई। बहरोज़ ने उसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। आगा, मुझे जाने दे। वो नज़र झुकाए उसे मिनमिनाते हुए कहने लगी, जबकि बहरोज़ उसके नकोश में खोने लगा था। जब वो कुछ वक्त के लिए खामोश रहा तो उम्मा उसकी नज़रों की हिद्दत खुद पे महसूस करती कपकपाने लगी। सांसें बिखरने लगी थी और एक नया एहसास था जिसने उसे जकड़ लिया था। वो पलकों की झालर उठाकर उसके नाम की सरगोशी करने लगी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी या करीब। एहसास सोच पे हावी होने लगे थे। बहरोज़ उसकी आंखों में खोया फासला मज़ीद कम करने लगा, हत्ता कि वो उसकी सांसों की गरमाइश अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। नज़रें फिर से झुकी थी। शायद बहरोज़ ये फासला भी तय कर जाता, लेकिन क्रिस्टोफ की बरवक्त आमद ने ऐसा करने से उसे रोक दिया। बहरोज़ बे, लीज़ा, वो उम्मा को पेशानी पे सिलवटें सजाकर देखता हुआ कहने लगा, आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर किसी मुलाजिम ने यूँ देख लिया तो सबके लिए परेशानी का बास होगा और इस सब की वजह महज ये लड़की होगी, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। वो सख्ती से कहता हुआ उम्मा के करीब आया और उसका बाजू पकड़कर वहाँ से खींचना चाहा, लेकिन बहरोज़ ने क्रिस्टोफ का बढ़ता हुआ हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसकी पकड़ में मौजूद सख्ती से क्रिस्टोफ के चेहरे के जाविये बदले थे, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा।
उम्मा, तुम अभी के लिए जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखता कहने लगा तो वह इस बात में सर हिलाने लगी। कितनी शिद्दत थी उसकी नज़रों में कि उम्मा फ़ौरन उस पर यकीन कर गई। वो अपना लिबास दोनों हाथों से थाम कर दरख्तों के बीच से भागती वापस महल की जानिब बढ़ गई। बहरोज़ बे, लॉर्ड थियोडोर क्रिस्टोफ कुछ कहने को था जब बहरोज़ ने अपना हाथ बुलंद करके उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। थियोडोर से मैं खुद बात कर लूँगा और तुम्हें इसके लिए खातून को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर बहरोज़ के तासुरात देख ज़बान दांतों तले चबा गया। जो वो कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर उसके तासुरात देखकर खामोश भी हो गया। जैसा आप चाहे, वो हल्का सा झुकते हुए वहाँ से चला गया जबकि बहरोज़ घने दरख्तों में छाई उस गैर मामूली खामोशी को महसूस करता रहा। थियोडोर ने एक और दस्तावेज़ क्रिस्टोफ को पकड़ाई तो वो उसे भी बाकी दस्तावेज़ात के साथ संभाल कर रखने लगा। क्या मसरूफियत चल रही है हमारे मेहमान की? क्या वो मुतमईन है? जी, वो बिल्कुल मुतमईन है माय लॉर्ड। मशाल में जलती आग और मेज़ पे मौजूद मोमबत्ती कमरे में रोशनी बिखेर रही थी जहाँ थियोडोर दस्तावेज़ात के मुतालिक काम करता था। कोई ख़ास बात जिसका मुझे मालूम होना चाहिए? वो अपनी कुर्सी से टेक लगाकर थोड़ी को नाखून से छूता हुआ पूछने लगा। कुछ ख़ास नहीं, लेकिन एक कनीज़ में वो काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। कनीज़? वो अपनी पतली भवें सुकेड़ कर पूछने लगा। ऐसी कौन सी कनीज़ है जो कि उससे पूरे इस्तंबुल में मुयस्सर नहीं? लीज़ा। कुछ मुलाजमीन ने उन्हें लीज़ा से अक्सर बातें करते देखा है। लेडी हेलन को छोड़कर वो उस मिस्री औरत पे इनायत कर रहा है। अगर आप चाहे तो मैं लीज़ा का अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं, अभी नहीं, उसके एहसासात बढ़ने दो, हम वक्त आने पर उसका खूब फ़ायदा उठाएंगे। वो चेहरे पे मकरूह मुस्कुराहट सजाता हुआ कहने लगा। लेडी हेलन, मुझे नहीं लगता कि आपको उस शख्स से मिलने जाना चाहिए। मेडियलान हेलन की ख़ास कनीज़ सोने और सच्चे मोतियों की बनी इस खूबसूरत पिन को लगाती हुई कहने लगी। मैं कुछ ही वक्त में वापस आ जाऊंगी। तुम्हें बस ये एहतियात करनी है कि किसी को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म नहीं हो। वो उसे तंबीह करने लगी जिस पे उस बूढ़ी औरत ने सर हिला दिया। वो बचपन से हेलन के साथ थी और उसकी माँ से ज़्यादा वक्त और चाहत उसने हेलन को दी थी। लेकिन मेडियलाइन कहाँ जानती थी कि वो छोटी सी बच्ची जवान होकर इस कदर सख्त दिल निकलेगी। आपको इस बच्चे का कुछ करना होगा। अब सिर्फ कुछ अरसे की बात है, लोगों को महसूस होने लगेगा। वो सरगोशी करते हुए कहने लगी जिस पे हेलेन की पेशानी पे 2 लकीरें उभरी थीं। ओह मेडियलाइन, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो। गुस्से में उससे दूर हुई और अपने आप को आखिरी बार आईने में देखने लगी। अगर वो किसी बावकार ख़ानदान या बहरोज़ बे की तरह मालदार होता तो कब की शादी कर चुकी होती, लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं। हेलेन हकारत से कहने लगी, ये मेरा आखिरी मौका था और अब मेरे लिए शौहर मिलना मुश्किल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि बहरोज़ बे को इसीलिए यहाँ दावत दी गई है। वह हमारे काम आ सकता है। इसकी कई मशहूर और कामयाब शख्सियात से वाकफ़ियत है और अगर वो मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ते का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसे इस बच्चे को अपना नाम देना पड़े। वो खुद से मुतमईन होकर पलटी और तमस्सखराना मुस्कुराती अपनी मुलाजमा को देखने लगी। चलो, जल्दी चलो, मुझे रोशनी होने से पहले वापस भी आना होगा। मेडियलाइन उसका हुक्म सुनते ही एक जानिब रखे लालटेन की जानिब बढ़ी और वो दोनों आरामगाह से बाहर निकली। कदीम महल की दीवारों में मौजूद खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करते वो महल के बाहर आ चुकी थी जहाँ पहले से ही एक घोड़ा उसका मुंतज़िर था। मेडियलाइन उसे घोड़े की जानिब बढ़ता देख वापस लौट आई। लेडी हेलेन का ये सिलसिला तब से जारी था जब उसने एक मकामी मेले में उस खुशशक्ल इंसान को देखा था। वो एक आम किसान का बेटा था, लेकिन वो लेडी हेलेन की तगियों को ना रोक सका। काफ़ी अरसे की मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि अब वो उम्मीद से थी। उसे जल्द अज जल्द एक शौहर की तलाश थी, लेकिन अपने बाप लॉर्ड थियोडोर के मकरूज़ होने और ख़ुद भी एक आम शक्ल के साथ पैदा होने की वजह से ये नामुमकिन हो गया था। अब वो किसी भी ऐसे शख्स से शादी के लिए तैयार थी जो कि उसे आराइश से भरी ज़िंदगी दे सके। बहरोज़ बे, आइए आइए। वो थियोडोर को देखकर उससे कुछ बात करने आया था। बहरोज़ उसके सामने नशिस्त संभाल कर बैठ गया। आज ही बंदरगाह से खबर मौसूल हुई है, मैं जल्द ही वापसी के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है?
थियोडोर उसके जुमले पे सीधा हो बैठा। आपकी मेज़बानी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे अपने गुलामों का भी ख्याल रखना होगा। मैं चंद दिन ही यहाँ मज़ीद रुक सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाथ मसलता हुआ कहने लगा। कल शाम आपकी शान में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। आपकी शिरकत मेरे लिए बाअस इज़्ज़त होगी। शाही ख़ानदान के लोग भी शामिल होंगे। बहरोज़ को ऐसी महफिलों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन थियोडोर की वजह से वो इनकार भी नहीं कर सकता था। मैं इस तकरीब का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। उसकी बात सुनते ही थियोडोर के चेहरे पे खुशी फैल गई थी। मैं अब जायज़ा लेने के लिए बंदरगाह जाना चाहूँगा। अगर आपको मसला ना हो तो मैं अपनी मदद के लिए 7 मुलाजमीन भी ले जाना चाहूँगा। बहरोज़ की बात पर थियोडोर के तासुरात बदले थे, जिन्हें वो फ़ौरन छुपा गया। जैसा आप चाहे आगा। थियोडोर की घंटी बजाते ही क्रिस्टोफ कमरे में हाजिर हुआ। क्रिस्टोफ, बहरोज़ आगा के लिए घोड़े तैयार करो और उनके साथ बेहतरीन मुलाजमीन को रवाना करो। वो उसे हुक्म देने लगा। क्रिस्टोफ के जाने के बाद वो उससे वहाँ की माशियत पे गुफ्तगू करने लगा और फिर रवानगी के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने साथ जाने के लिए हेज़ी को मुंतखब किया। हेज़ी ने उसके लिए सवारी का दरवाज़ा खोला तो वो उसमें सवार हो गया। हेज़ी कोचवान के साथ सवार हुआ तो वो बंदरगाह की जानिब बढ़ने लगे। बंदरगाह पहुंचकर उसने हालात का जायज़ा लिया और मरीमार से गुफ्तगू की। आगा, क्या इस्तांबुल बहुत खूबसूरत है? हेज़ी ने उससे 2 कदम के फासले पे चलता हुआ सवाल करने लगा। हाँ, शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत, बहरोज़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तांबुल को ज़रूर देखूँ। एक दिन मैं बेहतरीन मुसव्विर बनूंगा और मेरे काम को सारी दुनिया में जाना जाएगा। हेज़ी ने आसमान को देखते हुए कहा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे भूल मत जाना हेज़ी। बहरोज़ की बात पे वो शर्मिंदा होते हुए अपने पाँव देखने लगा। तुम अच्छे इंसान हो हेज़ी, और मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद हूँ। वो उसका कंधा थपथपाता हुआ कहने लगा। आप बहुत मेहरबान हैं आगा। अंधेरा छाते ही वो वापसी के लिए रवाना हो गए। वो जितने रोज़ यहाँ रुक सकता था रुक चुका था। अब उसे वापसी की तैयारी करनी थी। रात के खाने में थियोडोर के साथ लेडी हेलेन और उसकी वालिदा भी मौजूद थी। लेडी हेलेन ख़ास तौर पर बहरोज़ पे तवज्जो देती पाई गई, जबकि उसकी नज़रें लगातार उम्मा को तलाश करती रहीं, लेकिन आज उसे वो कहीं भी दिखाई न दी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।